नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र फिर एक बार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज आपको यह बताना है कि आरएसएस अब प्रधानमंत्री की तलाश में लग गया है। शायद वो नाम योगी भी हो सकते हैं, शायद कोई और। प्रमुखता से योगी का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इस्तीफा देने की बात आरएसएस कह चुका है, उनको संदेश दे चुका है। वो कब इस्तीफा देंगे और कैसे हटेंगे, यह अलग बात है, उस पर बात करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब कुर्सी पर बैठने के ना तो काबिल बचे हैं और ना ही उनमें भी इतनी हिम्मत बची है कि वो उस कुर्सी पर बैठे रहें। राहुल गांधी ने पूरी तरह से इन दोनों का और आप जानते हैं जो देश के साथ अन्याय करते हैं, जो ठगी करते हैं, जो धोखा देते हैं, जो लोगों का छीनते हैं, जो लूटते हैं, वो अंदर से काफी कमजोर होते हैं। एक तो उनका अंदर की कमजोरी, और दूसरी ऐसे लोग अत्याचारी भी होते हैं, अनाचारी भी होते हैं, दुराचारी भी होते हैं। दूसरों को दबाना, दूसरों का खत्म करना, ये सब कुछ होता है, जिसके डर से उसके आसपास के लोग मौन रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है, उनके ताकत का अंदाजा और उनके अत्याचार का घड़ा भर जाता है, उनके पाप का घड़ा भर जाता है और उनके पापों की पोल पट्टी खुल जाती है। और यह श्रेय अगर माने तो राहुल गांधी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसमें घी का काम किया कॉकरोच जनता पार्टी ने। जेन जी जाग गया, जिसको राहुल गांधी बहुत दिनों से जगाने में लगे हुए थे। और राहुल गांधी पूरी तरह से जेन जी के साथ खड़े हैं। पूरा जेन अल्फा, सबके सब या पूरा देश अब राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बने देखना चाहता है। उनमें योग्यता भी है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है मेरे दोस्त, आज का एपिसोड अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी एक बच्चे को लेकर संसद मार्ग थाने में जाते हैं रपट लिखाने। पहले से वो प्रयास कर रहा होता है, उसके ऊपर पैलेट गन चलाया गया, उसकी आंखें डैमेज हो गई, उसके शरीर में गोलियां हैं, आंखों में गोलियां हैं, छर्रे हैं। उसको लेकर के वो काफी दिनों से प्रयास कर रहा था एफआईआर कराने की। आज राहुल गांधी अचानक पहुंच गए उसको लेकर के, और पहले भी उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई बार उसको सामने ला चुके हैं। संसद मार्ग थाने एफआईआर करवाने टाल मटोल हुआ, इधर उधर टालने की कोशिश की गई। ऊपर से आदेश था ही कि किसी भी कीमत पे एफआईआर ना हो, क्योंकि इसके और भी दूरगामी परिणाम होंगे। इसको लेकर के चाहे जितनी टाल मटोल हुई, राहुल गांधी माने नहीं और वो बोले, और अंत में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, चाहे 3-4 महीना यहां बैठना पड़े, मैं यही धरना दूंगा। और बैठ गए। परिणाम क्या होना था वो तो पहले ही सबको पता था। राहुल गांधी जब बैठ गए, कहीं और बैठे होते तो उठा के थाने लाते, वहां से लेकर कहां जाएंगे। फिलहाल जब थाने में ही बैठ गए धरना देकर के, तो अंत तक बड़ी टाल मटोल हुई। 5-6 घंटे लगे इस जद्दोजहद में। अंत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक बार फिर झुकना पड़ा, आदेश देना पड़ा कि एफआईआर लिखी जाए, और लिखी गई। बहुत से बहाने किए गए जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में समिति बनाई गई है, जांच चल रही है, कोई मतलब नहीं है और उसका कोई रिजल्ट भी आने वाला नहीं। और आएगा तो जब आएगा तब तक लोग भूल चुके होंगे। और पहली बात, आएगा भी तो उन्हीं के पक्ष में आएगा, ये तो मान के ही चलना चाहिए। अब तक जो हुआ है यही हुआ है मेरे दोस्त। कहने का मतलब, आज एक बार राहुल गांधी ने मोदी और शाह को फिर चारों खाने चित्त कर दिया अखाड़े में, राजनीति के अखाड़े में। बुद्धि, विवेक और बाकी अखाड़ों में तो बहुत दिनों से पटक के धो रहे हैं। अब जहां शिक्षा नहीं है और जहां शिक्षा है, जहां शिक्षा नहीं है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षित है, वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, फिर उसको हराना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और इस तरह से जब सड़क पर, इतना एजुकेटेड आदमी जब सड़क पर उतरकर राजनीति में उतरता है, राजनीति करता है, फिर उसको बरगलाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। और कम से कम इस समय तो पूरा देश जाग चुका है, पूरा जिंदगी जाग चुका है, पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है, पूरी नरेंद्र मोदी की सरकारों के खिलाफ खड़ा है। गांव गांव में आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में। क्या करेंगे मेरे दोस्त। अब सवाल दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं। वही नैरेटिव नफरत का, वंदे मातरम के बहाने
जो नाटक नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका किसी पर कोई असर नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के वंदे मातरम की नाटक नौटंकी पर। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसके पहले के एपिसोड में बता चुका हूं मेरी क्या भावना है, मैं क्या सोचता हूं। मेरे दोस्त, अब रही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में। अगर आप समझोगे, नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, चाइना और अमेरिका के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको जो फायदा पहुंचाना था वो भी पहुंचा चुके हैं, जो करना था कर चुके हैं, देश को लूट कर अडानी को दे चुके हैं, उनकी जो योजनाएं थी वो कर चुके हैं। लेकिन आगे जो नरेंद्र मोदी की योजना थी कि आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहने की, वो अब फेल हो चुकी है। अब उन्हें भी पता चल चुका है कि यह संभव नहीं है। खैर, ये सोच भी उनकी मजबूरी है। अगर वो राजनीति में शीर्ष पर, मतलब आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह भी बचे हुए हैं, गृह मंत्री हैं, जैसे ही ये उस कुर्सी से उतरेंगे वैसे ही कानून में इतने अपराध कर चुके हैं कि इनकी जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए ये मजबूरन उसी पर चिपके रहना चाहते हैं, सारे षड्यंत्र करके। फिर भी अब वो कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं और उन्हें भी पता चल गया कि अब फेल। तो बचा क्या रास्ता? इस्तीफा देकर, देश से माफी वगैरह मांग करके किसी तरह देश में रहें। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या पूर्व गृह मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भारत में रहने के काबिल तो नहीं है और रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना जुर्म किया है इस देश की आम जनता पर, इतना लूटा है इस देश को उन्होंने। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान, किसी को भी नहीं छोड़ा। भारत को 1947 के पीछे तक धकेल कर लेकर चले गए। जहां आज दुनिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रेस में आगे बढ़ रहा है, वहां भारत पता नहीं किस पायदान पे है। अगर आप ढूंढेंगे किसी भी मामले में तो नहीं मिलेगा। रुपए का क्या हालत है आप जानते हैं, महंगाई क्या हालत है आप जानते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की क्या हालत है भारत के आप समझते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी की गले की फांस बन गई आज। नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि जो लूटा हुआ माल विदेश में काले धन के रूप में जमा है उसकी हिस्सेदारी बंटवाकर उसको अडानी को देकर या अपने पास रखकर उस पैसे से इस पूरे देश को खरीद लेंगे और दबा के रखेंगे। वो हो नहीं सकता, हो नहीं पाया। उन्होंने शिक्षा पर कुछ भी काम नहीं किया। और जब जेनजी जागा, जब जेन अल्फा जागा, तो गांव गांव से यह रिपोर्ट आने लगी कि कहीं तो छत नहीं है। अभी आपने देखा होगा, एक घटना घटी, राजस्थान के किसी स्कूल में गए तो वहां तबेले में स्कूल चल रहा था, और एकदम जर्जर हालत में। वहां गए तो वहां नरेंद्र मोदी ने अपने गुंडों को लगाकर, मतलब भाजपा ने अपने गुंडों को लगाकर उनको पिटवाने की कोशिश की, पीटा भी और भगाया भी। ये किस ओर इशारा कर रहा है मेरे दोस्त? यही वो टकराव है। अगर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम लोगों को स्कूलों में जाने से रोक देंगे, जानने से रोक देंगे, तो परिणाम क्या होगा? कुछ गुंडों को आप अगर आगे करेंगे तो जब इतनी बड़ी जनता जो आपके खिलाफ है वो सामने उतरेगी तो परिणाम क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी समझदार हैं। आपके पास एक ही विकल्प है, जो आरएसएस कह रहा है वो कीजिए, इस्तीफा दीजिए या निकल लीजिए देश छोड़कर। कोई और विकल्प नहीं बचा है। देश, ये तो पता है, लोग जानते हैं कि सत्ता जाने के बाद भी जल्दी आप सत्ता छोड़ेंगे नहीं, हस्तांतरण नहीं करेंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, दंगे करवाएंगे, जो भी करना है करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। ये संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये वंदे मातरम वगैरह का राष्ट्रवादी होने का, राष्ट्रवाद का गाना तो मत गाइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप नरेंद्र मोदी जी, आप पटेल नहीं बन सकते, आप गांधी भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ही शायद बैरिस्टर थे, दोनों पढ़े लिखे। आप अनपढ़, हां, आप अडानी अनपढ़ है, हर्षद मेहता भी अनपढ़ ही था, या उसके बाद जितने भी लुटेरे आपके भाई बंदों में हुए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा और पता नहीं कितने वहां नकली थाना चलाने वाले, नकली ऑफिसर बनकर कश्मीर घूमने वाले, देश को फ्रॉड के साथ फ्रॉड करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ये सब कुछ, ये जो नाम आपके सामने मैंने रखा, इनमें से आप कोई बन सकते थे। आप नीरव मोदी बन सकते हो, आप हर्षद मेहता बन सकते थे। वैसे भी आप आज भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हो। अगर अडानी ग्रुप का 80% आपके हाथ में है, पतंजलि जैसे ग्रुपों का 100% आपके हाथ में है, तो
हो, उद्योगपति तो हो, जो बन सकते थे वो हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते थे। और आपने खुद कहा है कि आप गुजराती और आपके खून में व्यापार है। एक व्यापारी के बारे में, व्यापार की साधारण सी परिभाषा, मतलब लाभ की साधारण सी परिभाषा है, दी गई मजदूरी और दे मजदूरी के अंतर को लाभ कहते हैं। और एक व्यापारी अगर ईमानदारी से व्यापार करेगा तो वो अपने परिवार को चला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कमा सकता। अगर एक व्यापारी अडानी बन रहा है, अंबानी बन रहा है, तो वो निश्चय ही लूट रहा है, और लूट सिर्फ आम आदमी का और मजदूरों का है। सीधी सी बात है। तो आप अडानी बन सकते थे, अंबानी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कुछ भी कोई भी बन सकते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, पटेल नहीं बन सकते थे, गांधी नहीं बन सकते थे। तो प्रधानमंत्री बनना तो इस देश का दुर्भाग्य है। बन गए, यह देश भुगत रहा है आपके कर्मों को। आपके कारण यह देश आज जिस हालात में पहुंच गया है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आगे क्या परिणाम होने वाला है। फिलहाल आरएसएस अब इस बात के लिए मन बना चुका है कि किसी को और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप लोग इस्तीफा देकर के छोड़ दो, क्योंकि गुजरात लॉबी ने जो लूट मचाई पूरे देश में, इस बात को भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी नोटिस किया और बड़े नेता भी। भले ही वो नहीं बोल पाए किसी कारणवश, अपने लाभ के नाते, कमजोरी के नाते, कायरता के नाते खड़े रहे, आपके आगे पीछे रहे, लेकिन यह आपको जानना पड़ेगा, समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी कि जब आप लुढ़कने की स्थिति में आए हो ना, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। जिनको आपने डराकर, धमकाकर, मारपीट कर, जैसे भी आपने अपने बस में कर रखा था, बगल में खड़ा कर रखा था, यहां तक कि आपके अधिकारी, आपका ब्यूरोक्रेट्स, आपका जिस मीडिया को गोदी मीडिया बनाए वो, या जो भी, कोई आपके साथ नहीं और कोई आपका साथ नहीं देगा। आपके पास दो रास्ते हैं, एक इस्तीफा दो, कोशिश करो माफी मांगकर इस देश में रहने के लिए, या फिर चले जाओ जहां जाना चाहते हो, और वो होना है। कितनी दिक्कतों, कितनी परेशानियों के बाद होगा, यह अलग बात है। राजस्थान में एक स्कूल में कुछ बच्चे गए, सीजेपी वाले, जहां स्कूल में चल रहा था, उनकी पिटाई करने की कोशिश की गई। ये सब आप समझ लीजिए कि इसका रिएक्शन क्या होगा। अगर आपके गुंडे बाहर निकल करके लोगों को मारेंगे, तो लोग जब उनका प्रतिकार करने लगेंगे, तो आप सोच लो आपके पास कितने गुंडे होंगे। 1000, 2000, 5000, लाख। 180 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, और जिंजी ही 70-80 करोड़ के आसपास हैं, जो भी हो। और अगर उतने उतर करके आपके गुंडों का मुकाबला करने लगे तो क्या होगा। इनडायरेक्टली आप अगर समझ सकते हैं तो समझिए कि भारत को नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश बनाने की कोशिश मत कीजिए। सत्ता का हस्तांतरण कीजिए, छोड़िए और जाइए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने पहले भी कहा कि एक अनपढ़ आदमी अगर बन भी सकता है तो क्या बनेगा, और कम से कम आपके यहां, आपके आसपास के लोग क्या बने हैं, वही आप बनते, वही आप बने। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ करके आप अपने आप को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, हर्षद मेहता, नितिन चंदेसरा या ललित मोदी, इन लोगों से अलग नहीं कर पाए सोच के मामले में। आपने भी वही समझ लिया, पैसा ही सब कुछ है, और पैसा रहेगा तो किसी को भी खरीद लेंगे, किसी को भी दबा देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी खपा देंगे, नहीं चलेगा। और इसी कमजोरी को पकड़ लिया है राहुल गांधी ने। अब आप राहुल गांधी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। जाना आपका तय है, कैसे जाओगे आप तय कर लो। और जितनी जल्दी आरएसएस की बात मानकर, मैंने कहा कि आरएसएस भी आपको इशारा कर चुका है कि मोदी जी और अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए और जाइए, तो अब उसी इशारे को समझिए। आप खुद गए तो ठीक, वरना जेनजी तो तैयारी खड़ा है। और जो परिस्थितियां आप पैदा कर रहे हैं, आप चाहते हैं पूरे देश में किसी स्कूल में कोई बच्चे ना जाएं, परिवार जाएंगे, अभिभावक जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं रोक पाओगे। क्योंकि आपने क्या किया, आपने पूरे देश के संसाधनों को, पूरे देश, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, पैसा, बैंक से जितना भी लूट सकते थे वो अडानी तक पहुंचा दिया। शिक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया।
क्योंकि आप इस देश में मजदूर बनाना चाहते थे, किसी को पढ़ाना लिखाना या कोई पढ़ लिख कर आगे आए आपसे नौकरी मांगे, या आप चाहते ही नहीं थे। तो परिणाम सामने है। अब अगर जेन जी यानी ये जेन अल्फा अगर आपसे अपनी मांगों को लेकर सामने आया है तो जायज भी है, उससे इनकार भी नहीं कर सकते, और इतने जल्दी आप पूरा भी नहीं कर सकते। आप सोच लो। और जब नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि निकल लो। चलिए, मैं समझता हूं देश भी, आम आदमी भी, लोग भी, और आप जैसे लोग भी इस बात को समझते हैं, समझ रहे होंगे हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर। देश हित में आज राष्ट्रवाद आपके अंदर नहीं है, हो भी नहीं सकता। देश को लात मारकर देश छोड़कर जाने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। यही आपके लोगों ने साबित किया है, आप भी वही साबित करोगे। तो भले ही आपको, आप में राष्ट्रवाद ना हो, जो भी हो, लेकिन विकट परिस्थितियां भारत में पैदा करने से क्या फायदा। अब जब लोगों में ये एक नारा दिया जाता था, मोदी नहीं तो कौन, आज वो नारा बदल चुका है, राहुल गांधी नहीं तो कौन। अब यूं कह सकते हैं कि मोदी नहीं राहुल गांधी, लोग ये नारा लगाने लगे हैं, ये सोच बना चुके हैं। अब आप चुनाव आयोग के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए कितना रोक पाएंगे और कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे, कितने एफआईआर को रोकेंगे आप, और कितना अब जब इस पोजीशन पर आपने भारत को ला दिया तो इस समय कितना सुधार कर पाएंगे कि आपके प्रति लोगों का झुकाव फिर से बढ़े या आप वो स्थान हासिल कर सकें। मैंने एक बात पहले भी कही थी, आज भी कही है। मोदी जी 2 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के षड्यंत्रों से सत्ता तक पहुंची और यहां तक आई, और अब फिर से 2 सीटों पर जाने वाली है भाजपा।